वेलकम टू कॉर क्लासेस स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं PHE 09 यूनिट 1 नेचर ऑफ लाइट। लास्ट वीडियो में हमने इसका हाफ पार्ट डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट हाफ पार्ट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द टॉपिक एनर्जी ट्रांसफर द पॉइंटिंग फैक्टर। अब ये पॉइंटिंग फैक्टर क्या होता है ये हम आपको बाद में आपको समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले इसको स्टार्ट कैसे करना है, जब इसका रिजल्ट आएगा तो वहां पे हम इसको डिफाइन करेंगे। हमें जो लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि जो वेव है इट कैरीज ओनली एनर्जी बट नॉट मैटर, लेकिन क्या यही जो फिनोमिना है क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ भी सेम है या फिर डिफरेंट है, ये पता करने के लिए हम आज एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं। क्योंकि हम पता करने जा रहे हैं कि जो ये जो वेव्स के लिए जो फिनोमिना है, जो प्रॉपर्टीज हैं, क्या वही कैरेक्टरिस्टिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए भी हो सकते हैं। उसके लिए हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए हमें दो फील्ड वेक्टर को कंसीडर करना पड़ेगा। फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, विच इज डिनोटेड बाय E एंड H रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे ताकि हम इसका डाइवर्जेंस फाइंड कर सकें। डेल डॉट मतलब कि डाइवर्जेंस ऑफ E क्रॉस H विच इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ओके, अभी हमें यहाँ के पे क्या फाइंड करना है, E एंड H वैल्यू, दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करना पड़ेगा जो हमारे पास अब पहले से ही है, क्योंकि जो हमने लास्ट वीडियो में मैक्सवेल थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन पढ़ी थी वहीं पे वहां पे हमने उसके ये फॉर्मूले डिराइव करे थे, वही हम आगे लेके चल रहे हैं। ये रिजल्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब यहाँ पे अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे उसके बाद आपको इन दोनों वैल्यूज को आगे फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो दोनों रिजल्ट है हमने ये रिजल्ट भी लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किए हैं, इसीलिए हम यहाँ पे दोबारा से इसको पूरा डिराइव नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, लेकिन हम इसका डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे। यही रिजल्ट हम आगे इस वीडियो में इस वैल्यू में पुट कर देंगे। ये दोनों रिजल्ट हमने निकाले हैं, यहाँ पे अगर फाइंड करेंगे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस जो है वो कॉमन लिख दिया, कर्ली बाय कर्ली टी एज इट इज, ये दोनों का हाफ कॉमन, एंड दिस इज एप्सिलॉन नॉट E डॉट E, दिस इज म्यू नॉट H डॉट H, वो आ गया ब्रैकेट में। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। इसमें एक्चुअली करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले दो फील्ड वेक्टर्स आपको कंसीडर करने होंगे और उसके बाद वहां पे उन दोनों को सॉल्व करना है। पहले मैक्सवेल थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन पुट करेंगे, उसके बाद उसी डेरिवेशन में दो रिजल्ट हैं वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो आपके पास रिजल्ट आएगा वही होगा हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर। उसके बाद हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये पता कर लें कि इस इक्वेशन को फाइंड करने के साथ हमें क्या मिलेगा। सो व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इक्वेशन, एंड दिस इक्वेशन इज रिजेंबल विद इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ हाइड्रोस्टैटिस्टिक्स। मतलब ये जो हाइड्रोस्टैटिक्स जो कंटिन्यूटी ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स है वही जो इक्वेशन है वो इसके साथ रिजेंबल करती है। इसका मतलब फिजिक्स में ऐसी और भी डेरिवेशन है जो ऐसे इस फॉर्म में आती हैं, इसलिए इसका सिग्निफिकेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी इक्वेशन का इंटेग्रेट। इस इक्वेशन का इंटेग्रेट करेंगे ओवर द वॉल्यूम V एंड बाउंड बाय द सरफेस S बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, जो हमने +2 में भी सीखी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटेग्रेट ओवर द वॉल्यूम एंड ओवर द सरफेस। इंटेग्रेट करोगे, जो इसका वैल्यू हमने फाइंड करा है वही हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि राइट हैंड साइड ऑफ दीज इक्वेशन टू द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इन द फ्री स्पेस। मतलब अगर आप यहाँ पे देखो, दिस इज कर्ली बाय कर्ली टी, दिस इज कर्ली बाय कर्ली टी, मतलब कि हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं कि जो चेंज आया होगा, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, उन दोनों में अगर आप देखोगे तो जो भी चेंज है वो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि दिस इक्वेशन इज टू द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इन द फ्री स्पेस। इसका मतलब ये दोनों जो फील्ड वेक्टर हैं E एंड H, these equally can be solved by new term denoted by S, capital S, and this vector is known as pointing vector।
इसीलिए इन तीनों इक्वेशंस, जो तीनों ये टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स, दीज टर्म्स आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मतलब कि तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। मतलब कि अगर ई और एस आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके साथ थर्ड वेक्टर जो एच होगा वो भी परपेंडिकुलर होगा। और द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव सिंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसफर्ड, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स, तो इसीलिए जो एस होगा वो भी पॉइंट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव सिमिलरली एज ई एंड एच। मतलब कि जो नया एक टर्म आया है वो बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करेगा जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो भी फिनोमिना, जो भी हम टर्म्स पढ़ते हैं वेव के लिए, वो सेम होगी फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब आप एक और टर्म यहाँ पे ऐड करी गई है, वहां वो आप लिख भी सकते हो, ये छोड़ भी सकते हो। अगर ये क्या है कि ई एंड एच, ये दोनों वैल्यूज जो भी हमने फाइंड करते हैं, अगर इस इक्वेशन में पुट कर दें ई और एच की वैल्यू, तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है। ये डायरेक्ट बुक में आपके रिजल्ट लिखा हुआ है। इस रिजल्ट को फाइंड करने के लिए बहुत लंबी डेरिवेशन है जिसमें हम नहीं जाएंगे, इसीलिए आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं और आगे इसके लिए भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें एक्चुअली एनर्जी ट्रांसफर फाइंड करना था, इसीलिए हमें यहाँ पे एनर्जी जो टर्म है वो इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। उसके बाद ये कहाँ से आया और कैसे आया, अब इसके लिए आपके पास, अगर यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि हमें डायरेक्ट रिजल्ट नहीं लिखना है, हमें इसे डिराइव करके लिखना है, तो उसके लिए भी मैं आपके लिए एक डेरिवेशन लेके आई हूं कि ये कैसे आया। क्योंकि हमने ये वैल्यू कैसे निकाली, ई और एच वैल्यू फाइंड करके। वही ई और एच वैल्यू कैसे निकाली, बाय टेकिंग द रियल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का दोनों, दिस इज इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, रियल पार्ट भी होगा, इमेजिनरी पार्ट भी होगा, लेकिन यहाँ पे हम इसका रियल पार्ट दोनों का ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो एच नॉट है, एच नॉट का वैल्यू है के बाय ओमेगा म्यू नॉट ई नॉट। ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये दोनों वैल्यूज हमने फाइंड कर ली, ई बी और एच बी। करना क्या था हमें, ई क्रॉस एच कर दीजिए, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, एक्स यूनिट वेक्टर क्रॉस वाई यूनिट वेक्टर, बाकी टर्म जो है वो एज इट इज जो कॉमन थी। उसके बाद यहाँ पे एक्स यूनिट वेक्टर क्रॉस वाई यूनिट वेक्टर वुड कम टू नेक्स्ट वेक्टर विच इज जेड यूनिट वेक्टर, बाकी सारी टर्म एज इट इज। तो यहाँ पे ये जो टर्म है, दिस इज द एच, ये है पॉइंटिंग वेक्टर। यही वैल्यू है जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में डायरेक्ट लिखी। आप इसे सॉल्व करके भी लिख सकते हो और यहाँ पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। सॉल्व करके लिखोगे तो आपके लिए भी इजी है। तो उसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट रिजल्ट पे चलते हैं। दिस गिव्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग द यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। फ्रीक्वेंसी फॉर एन ऑप्टिकल बीम इज ऑर्डर ऑफ 10⁻15 पर सेकेंड। ये आपके समझने के लिए है कि ये सारी टर्म्स में इनका मतलब क्या है। और कोसाइन टर्म विल फ्लक्चुएट रैपिडली, देयरफॉर एनी मेजरिंग डिवाइस प्लेस्ड इन द पाथ वुड रिकॉर्ड ओनली एन एवरेज वैल्यू। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ इस वेक्टर का एवरेज वैल्यू फाइंड करेंगे, तभी हमने यहाँ पे एंगुलर ब्रेसेस यूज करे हैं कि यहाँ पे इसका अगर कोई भी आप डिवाइस लगा देंगे इनको रिकॉर्ड करने के लिए कि किस पाथ के अकॉर्डिंग ये पाथ फॉलो कर रहा है और इसके रिगार्डिंग इसकी एनर्जी क्या होगी, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी एवरेज वैल्यू मिलेगी। आप एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा जेड यूनिट वेक्टर k/2 म्यू नॉट ई नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा। उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमें पता है, हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। यहाँ पे हम सिर्फ इसका या जो इसमें जो पार्ट्स हैं वो हम यहाँ पे सिर्फ इसको पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे। दिस इज एक्चुअली वेवलेंथ्स, रेंज ऑफ द वेवलेंथ। हमें पता है कि अगर आप बात करें रेंज ऑफ वेवलेंथ, इट इज वेरी वेरी वाइड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं उनकी रेंज क्या हो सकती है, कितनी उसकी लिमिट हो सकती है, लोअर एज वेल एज हाई लिमिट। तो उसको डिफाइन करने के लिए हम एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम।
बाउंड्रीज ऑफ वेरियस रीजन आर नॉट शार्पली डिफाइंड, बट हम उसका आइडिया लगा सकते हैं। बात करें विजिबल लाइट की, अगर आप डायग्राम देखेंगे तो जो विजिबल लाइट है इट इज कन्फाइंड टू वेरी लिमिटेड पोर्शन। उसकी रेंज कितनी है? 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे सबकी लिमिट लिखी गई है। जो रेड वेव है इट इज एट लॉन्ग वेवलेंथ एंड, जो विजिबल है और वॉयलेट है वो शॉर्ट वेवलेंथ एंड में है। मतलब कि जो वेवलेंथ है वो रेड, जो विजिबल लाइट में रेड एरिया है वहां पे उसकी ज्यादा वेवलेंथ होगी, और फॉर विजिबल एंड फॉर वॉयलेट इट इज वेरी शॉर्ट वेवलेंथ है। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रॉम 1 मीटर टू 10⁻⁶ मीटर, दीज आर रेफर टू एज रेडियो वेव्स। ये जो रेंज है उसको बोलते हैं रेडियो वेव्स, क्योंकि इनका यूज भी कहाँ किया जाता है? ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो एज वेल एज टेलीविजन सिग्नल। अब बात करें ऑर्डिनरी रेडियो। ऑर्डिनरी रेडियो corresponding to the wave with lambda with wavelength 100 मीटर, और जो एफएम रेडियो है जो इसका जो रेंज रहेगा वो होगा 1 मीटर के लिए। मतलब इन दोनों की रेंज का आप कंपैरिजन कर सकते हैं। माइक्रोवेव्स आर यूज्ड फॉर रडार एज वेल एज सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अब बात करें जहाँ पे रेडियो वेव की बात करी, विजिबल रीजन की बात करी, इन दोनों के रीजन में जो बिटवीन रीजन होगा वहां पे उसको बोलेंगे आईआर रीजन। बियॉन्ड विजिबल रीजन देयर इज यूवी एंड एक्सरेज एंड गामा रेज। अब आप डायग्राम में देखेंगे वही आपको याद होनी चाहिए। जिस सर मैंने इसीलिए आपको डायग्राम के ऊपर नहीं समझाया, आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको सिर्फ इसीलिए बताया ताकि आपको ये पॉइंट्स याद हो, रेंज याद हो, ये स्पेक्ट्रम आप अपने आप बना सकते हैं। गामा रेज के लिए, एक्स रेज के लिए, रेडियो वेव्स के लिए, टेलीविजन वेव्स के लिए, जितनी विजिबल लाइट के लिए कितनी भी जो रेंज है वो आपको जस्ट याद होनी चाहिए। आप इसका डायग्राम अपने आप इसका स्पेक्ट्रम बना सकते हैं। लेकिन खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे आपको सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम दीज इक्वेशंस प्रूव दैट H naught is equals to K omega naught omega mu naught E naught। ये जो रिजल्ट है आपको प्रूव करना है। देखिए जो हमने लास्ट में डेरिवेशन करी थी वहां पे हमने ये डायरेक्ट रिजल्ट करके इस इक्वेशन में पुट करा था, लेकिन क्वेश्चन आ गया है कि आपको ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे जो लास्ट डेरिवेशन करी थी वहां पे आपको इसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा कि ये वैल्यू कैसे पुट करी और क्यों पुट करी थी यहाँ H वैल्यू में। लेकिन इस बार क्वेश्चन है कि इन इक्वेशंस को यूज करके आपको ये इक्वेशन पुट करनी है, प्रूव करनी है। तो यहाँ पे कन्वर्स आ गया है, तो दोनों तरफ से क्वेश्चंस दोनों तरह से आ सकता है। तो सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है हम सॉल्यूशन में सबसे पहले वो लिखेंगे, गिवन बाय इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 है, इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे इसका करेंगे कर्ली बाय कर्ली वाई ई जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड वाई विद रिस्पेक्ट टू जेड कॉम्पोनेंट विच इज गिवन बाय कर्ली एच एक्स अपॉन कर्ली टी। उसके बाद ई एक्स विद रिस्पेक्ट टू जेड, जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्चुअली, एंड दिस इज कर्ली एच वाई अपॉन कर्ली टी। एक्स एक्सिस के एक्स कॉम्पोनेंट, वाई कॉम्पोनेंट, जेड कॉम्पोनेंट, ये हमने निकाला फॉर इक्वेशन 1। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन के लिए एक्स कॉम्पोनेंट, वाई कॉम्पोनेंट, जेड कॉम्पोनेंट के लिए तीनों वैल्यूज निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 टर्म्स आ गई हैं फॉर ई एज वेल एज फॉर एच। अगर कोई भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है अगर वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बाकी दो कंपोनेंट्स के लिए तो 0 हो जाएगा। मतलब लेट एक्स एक्सिस अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई, एक्स एक्सिस अगर हम सपोज कर रहे हैं तो बाकी ई वाई तो 0 हो जाएगा। अगर ई वाई 0 हो जाएगा तो इसका मतलब ये होगा द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग ओनली अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब ई जेड और एच जेड दोनों ही 0 हो जाएंगे। अगर दोनों 0 हो जाएंगे, इन्हीं वैल्यू को यूज करके हम ऊपर वाली जो 6 टर्म्स हैं उनका रिजल्ट निकालेंगे। अगर आप देखेंगे इक्वेशन नंबर 3, तो यहाँ पे ई जेड और एच जेड दोनों वैल्यू 0 कर देंगे तो आपके पास क्या बचा, कर्ली ई बाय कर्ली वाई, मतलब कि ई वाई और ई जेड
ये दोनों कंपोनेंट आपको 0 पुट करने हैं। ये दोनों 0 हो गए। आपके पास बचा कर्ली एच एक्स अपॉन कर्ली टी, ये भी 0 हो गया। दूसरी तरफ जाकर ये वैल्यू आ गई इक्वल टू 0। देखिए हमने यही वैल्यू लिखी है, कर्ली एच एक्स अपॉन कर्ली टी इज इक्वल टू 0। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, जहां पे आप ये टर्म x है इसलिए बच गई, Ez वुड बी 0 एंड एच वाई टर्म्स ये भी बचेगी। तो यहाँ पे ये टर्म 0 हो जाएगी। ये दोनों रिजल्ट जो इक्वेशन नंबर 12 के साथ लिखे। सिमिलरली आप बाकी सारी इक्वेशंस लिखेंगे। अगली 6 इक्वेशंस जो नई बन गई हैं, द प्लेन वेव रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर गिवन बाय, इनका सोल्यूशन है इज इक्वल्स टू ई नॉट एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ आयोटा kz minus omega t, similar for magnetic field, and put these equations in the equation curly by curly x, curly ex upon curly z, which is equals to minus mu naught curly z curly hy upon curly t। जब आप इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करोगे ई एक्स और एच वाई, तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा आयोटा के ई नॉट इज इक्वल टू आयोटा म्यू नॉट ओमेगा एच नॉट। यहाँ से आपको फाइंड करना था एच नॉट, तो बाकी सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाएंगे, तो आ जाएगा यहाँ पे आयोटा कैंसिल आउट विथ आयोटा, के अपॉन म्यू नॉट ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ई नॉट। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल। The energy radiated by sun per second is approximately given by this joule per second की फॉर्म में। Assuming the sun to be the sphere of radius is given, calculate the value of Poynting vector as its surface, how much of it is incident on the earth, the average distance between sun and earth is also given। तो given क्या क्या है, एनर्जी जो कितनी रेडिएट हुई है, उसके बाद रेडियस ऑफ सन, सेंटर ऑफ सन इट इज गिवन एज आर ई, ये जो है दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, आर ई एस इट इज द रेडियस जो डिस्टेंस है बिटवीन अर्थ एंड द सन, दिस इज द रेडियस ऑफ द सन। तो यहाँ पे जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो भी हमें गिवन है, जो रेडियस है फॉर द सन वो भी हमें गिवन है। तो हमें फाइंड क्या करना है, पॉइंटिंग वेक्टर, मतलब कि हमें एस फाइंड करना है। तो एस के लिए फॉर्मूला E is equals to S into 4 pi r square, which is the sphere, which is assuming the sphere according to the quotient 4 pi r square। तो यहाँ पे हमें S फाइंड करना है, तो ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो क्या आ जाएगा E by 4 pi r square। यहाँ पे E वैल्यू जो है एनर्जी रेडिएटेड वो भी गिवन है, 4 पाई वैल्यू पुट करें, दिस इज द रेडियस वैल्यू पुट करें, जो आपके पास आंसर आ जाएगा दिस इज द एनर्जी रेडिएटेड। लेकिन फाइंड क्या करना है हमें, पॉइंटिंग वेक्टर, ये तो हमने फाइंड करा है फॉर द सन। अब हम फाइंड करेंगे फॉर द अर्थ, जब हमें जो डिस्टेंस गिवन होगा बिटवीन सन एंड अर्थ, तो इसके लिए हम फाइंड करेंगे एस ई फॉर अर्थ 4 पाई आर स्क्वायर फॉर द अर्थ। यहाँ पे रेडियस ले रहे हैं फॉर द अर्थ, ये ले रहे हैं रेडियस फॉर द सन। तो यहाँ पे 4 पाई टर्म कैंसिल हो जाएगी, और बाकी क्या बचा, r अपॉन आर ई होल स्क्वायर। ये वैल्यूज पुट करें, इनका स्क्वायर करें, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इस टर्म के साथ जो अभी हमने फाइंड करी थी। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वही होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। मतलब हमने फाइंड करा पॉइंटिंग वेक्टर ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ। सबसे पहले हमें इसको फाइंड करने के लिए हमें एस वैल्यू चाहिए था फॉर द सन के लिए फाइंड करा, उसके बाद वही वैल्यू को यूज करके हमने अर्थ के लिए हमने पॉइंटिंग वेक्टर फाइंड कर लिया। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म कर रहे हैं, जिसके साथ ये फिजिक्स PHE 09 यूनिट 1 खत्म कर दिया है। और इसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस थे, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन या फिर टर्मिनल क्वेश्चन, सभी यहाँ पे डिस्कस हुए हैं। तो इसके साथ अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू।